और सुशीला भाई बहन थे। सुशीला बड़ी बहन थी और उसकी शादी विनोद से हो चुकी थी। विनोद सुशीला के साथ ही उसके घर पर घर जमाई बनकर रह रहा था और सुशीला के पिता का बिजनेस संभाल रहा था। एक दिन संजय और सुशीला की माँ कहती है, बस अब जल्दी से संजय का MBA हो जाए, फिर वो भी विनोद के साथ ये बिजनेस संभालने में मदद करेगा। हाँ, और फिर हम इसकी बड़े से घर की लड़की से शादी करा देंगे। शादी की बात सुनकर संजय जरा शांत हो जाता है। वो माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। क्या हुआ संजय बेटा? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो मेरे कॉलेज में ही है। वो भी मेरे साथ MBA कर रही है। क्या? फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो अमीर तो है न संजय? इस बात से क्या फर्क पड़ता है दीदी? वैसे मैं आपको बता दूं कि वो अमीर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार है। हमने सोचा था कि जब हम शादी कर लेंगे तब साथ में पापा का बिजनेस संभालेंगे और उसे और आगे लेकर जाएंगे। संजय की ये बात विनोद को पसंद नहीं आती। वो मन ही मन सोचता है, अगर सच में ये और इसकी बीवी ने बिजनेस संभाला तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी इतनी मेहनत का क्या होगा? और ये संजय खुद काफी नहीं है क्या, जो अपनी बीवी को भी बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है? नहीं, मुझे ही कुछ कहना चाहिए। विनोद सबके बीच में ही बोल पड़ता है, अरे संजय, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें लड़की पसंद करनी थी तो हमारे लेवल की करते। हम तुम्हारी शादी ऐसी थोड़ी किसी राह चलती लड़की से कर देंगे। नहीं, वो कोई राह चलती लड़की नहीं है। सिया एक बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, और वो गरीब हुई तो क्या हुआ, वो बहुत मेहनती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे सिया पसंद है। सुशीला की बात तो सही है बेटा संजय। तुम नहीं जानते ये गरीब लोग ऐसे ही चोर किस्म के होते हैं। वो इसीलिए तुमसे शादी करना चाहती होगी ताकि आसानी से उसे बिजनेस संभालने को मिल जाए और उसे खूब पैसा मिल जाए। अपने घर वालों की ऐसी बात सुनकर संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ समय तक संजय अपने घर पर शादी को लेकर कोई बात नहीं करता और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन तब उसकी माँ और सुशीला को लगने लगता है कि संजय सिया के बारे में भूल गया है। एक दिन जब संजय कहीं जा रहा था तब दोनों संजय को रोककर उससे कहती, संजय बेटा रुक जाओ, आओ यहाँ आओ और जरा ये इन लड़कियों की तस्वीरें तो देखो। क्या? पर क्यों माँ? क्यों क्या संजय? तुम्हारी शादी के लिए हमने कुछ लड़कियां देखी हैं, इसलिए देखकर बताओ कि कैसी हैं। ये सुनकर संजय गुस्सा जाता है। क्या मेरे लिए लड़कियां? पर क्यों भला? मैं आप सबसे पहले कह चुका हूं कि मैं किसी दूसरी लड़की को पसंद करता हूं। फिर आप भला मेरे लिए लड़कियां क्यों देख रही हैं? बस बहुत हो गया, मैं यहां से जा रहा हूं। संजय गुस्से में वहां से चला जाता है। जब संजय को कुछ और समझ नहीं आता तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है। अगले दिन वो सिया से शादी करके उसे घर ले आता है। सिया को ऐसे शादी के जोड़े में देखकर सुशीला और उसकी माँ का खून खौल जाता है। ये तुमने क्या किया संजय? बिना सोचे समझे इस गरीब लड़की से शादी करके तुम इसे घर ले आए? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अब आप लोग भी सिया को अपना लीजिए, ये बहुत अच्छी लड़की है। नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस गरीब भिखारी लड़की से शादी करके इसे यहाँ लाने की? विनोद सुशीला को भड़काते हुए कहता है। सुशीला, मुझे तो लगता है कि ये इस लड़की की चाल है। जरूर ये लड़की हमारा बिजनेस हड़पना चाहती है, इसीलिए इसने संजय को भड़काकर इतनी जल्दी शादी कर ली। ये सुनकर सुशीला और उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया संजय, मैं इस गरीब लड़की को नहीं अपनाऊंगी। इसे यहाँ से भगा दो अभी के अभी। अपना इतना अपमान सहकर भी सिया चुपचाप खड़ी हुई थी, लेकिन संजय को गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ता है। ठीक है माँ, फिर मैं भी इसके साथ ही जा रहा हूँ। आपको आपका बिजनेस मुबारक हो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपना घर परिवार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ओहो, देखो तो जरा इस लड़की को, ये यहाँ से जाना नहीं चाहती। इसका पूरा प्लान जो फेल हो जाएगा। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी अब मेरा परिवार हो, इसीलिए मैं कह रही थी संजय से। और मेरे आते ही ये अपने परिवार से अलग हो जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस चुप कर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति को जवाब देने की? बस दीदी, बस करिए आप सब, अब बहुत हो गया। सिया, चलो मेरे साथ, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है और अब मैं यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संजय वहां से अपनी पत्नी सिया को लेकर चला जाता है। इस बात से विनोद मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अब सारा बिजनेस
विनोद को अकेले जो संभालना था। उधर सिया और संजय दोनों एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। सिया संजय से थोड़ा परेशान होकर कहती है, अब हम क्या करेंगे? आपने अपना घर भी छोड़ दिया, अब आगे क्या सोचा है आपने? सिया, जहां तुम्हारा इतना अपमान हुआ, भला हम वहां कैसे रह सकते थे? और वो लोग तुम्हें कुछ मानते ही नहीं है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उन्हें मिलाकर एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी। हम साथ में शुरू करेंगे तो हमें जरूर फायदा होगा। फिर क्या था, संजय और सिया मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ ही महीनों में उन्हें बहुत फायदा हो जाता है और वो अपना एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। वहीं विनोद ने सुशीला के पिता के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा कर दिया था, जिससे उनकी कंपनी डूब गई थी। किस्मत ने ऐसा खेल रचा कि जिस भाभी को सुशीला ने गरीब समझकर घर के दरवाजे से ही भगा दिया था, वो आज सुशीला से भी बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी। लेकिन जब सिया को पता चलता है कि विनोद की कंपनी डूब गई है और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तब वो संजय से कहती है, संजय, तुम्हें भी पता चला ना कि तुम्हारे जीजा जी के काम में बहुत नुकसान हो गया है और अब वो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। हाँ सुना, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सिया, ये उनकी अपनी किस्मत है। ये कैसी बातें कर रहे हो संजय? वो कोई अलग थोड़े ही है। अरे वो हमारा ही तो परिवार है ना, हमें इस बुरे वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो सिया, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारे जैसी सरल और समझदार लड़की से शादी की। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, शादी के पहले ही दिन तुम्हें घर से भगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी इतनी परवाह है। अरे अब ये बातें छोड़िए ना, चलिए चलकर उन सबको यहाँ अपने घर में लेकर आते हैं। वैसे भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। सिया संजय को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। वो लोग देखते हैं कि सुशीला, विनोद और उसकी माँ अब एक पुरानी सी झोपड़ी में रह रहे थे। कंपनी के डूब जाने की वजह से उनका घर भी बैंक वालों ने जब्त कर लिया था। सिया और संजय उनकी झोपड़ी में जाते हैं और उनकी हालत देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। ये सब क्या है माँ? अगर आप लोग इतनी बुरी हालत में थे तो आपको हमें बताना चाहिए था ना। हाँ माँ जी, दीदी, जीजा जी, आप लोगों ने यहाँ बहुत कष्ट सह लिए। अब हमारे साथ चलिए, चली जाओ यहाँ से। तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आई हो ना, और तुमने इस सब में मेरे भाई को भी शामिल कर लिया। ओहो दीदी, अभी भी वही नफरत, वही बातें। अरे आपको अभी भी अक्ल नहीं आई है क्या? मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था, लेकिन ये सिया ही मुझे यहाँ पर लेकर आई है और आपने इसे ही इतना गलत समझा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इसकी अच्छाइयों को पहचान लो। संजय के लाख समझाने के बाद भी सुशीला और उसकी माँ का घमंड टूटने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विनोद अपनी खस्ता हालत से परेशान था। वो तो ये चाहता ही था कि किसी तरह सब लोग फिर से अच्छे घर में रहने लगे। वो बीच में बोल पड़ता है, अरे अब बस भी करो ना, जब संजय इतना कह रहा है तो ये लड़की अच्छी ही होगी। अब ये बैर छोड़ो और सब लोग साथ में रहो। विनोद की बात सुनकर सुशीला को और भी गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ना, मैं इस लड़की के साथ इसके बड़े से घर में रहने नहीं जाऊंगी। बस ये बात मेरे आत्मस्वाभिमान की है। अरे बेटा, अब तुम गलत जिद कर रही हो। अब तो मुझे भी ये लड़की ठीक लग रही है। क्या आप भी माँ? नहीं बेटा, हमने शुरू से इसे इतना कुछ सुनाया और अभी भी सुना रहे, लेकिन इसने हमें पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। ये लड़की सच में बहुत सीधी और नेक दिल है, हम लोग ही इसे समझ नहीं पाए। तुम ये जिद छोड़ दो अब। सुशीला अपने पति और माँ के समझाने पर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी। तभी सिया बोलती है, ठीक है, आपको हमारे घर में सिर्फ इसलिए नहीं रहना ना क्योंकि मैं भी वहां रहती हूँ, तो ठीक है, मैं आपको उस घर में नजर भी नहीं आऊंगी। सिया की बात सुनकर संजय और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो सिया? हाँ संजय, मैं घर के बाहर काम करने वालों के लिए जो कमरा बना है ना, उसमें रह लूंगी। मुझे वैसे भी इतने बड़े घर में रहने की आदत कहाँ है, मुझे वहां कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन दीदी, जीजा जी और माँ जी शुरू से ही अच्छे और बड़े घर में रहे हैं, इन्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही होगी। सिया की बात सुनकर संजय की आंखों में आंसू थे। सिया, सच में तुम जैसा कोई नहीं है। अब सुशीला का दिल भी सिया की सरलता देखकर पिघल चुका था। वो आगे आकर सिया को गले से लगा लेती है और कहती है, सच में सिया, तुम तो दिल से इतनी अमीर हो और मैंने तुम्हें ही गरीब कहकर अपने घर से भगा दिया था। मुझे माफ करना सिया। अरे जो हुआ सो हुआ दीदी, अब आप लोग वापस अपने घर चलिए और हम सब एक साथ रहें। मुझे तो बस इतना ही चाहिए। फिर क्या था, अपनी सरलता और विनम्र बर्ताव से सिया सबका दिल जीत लेती है और उनका परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।
सोनाली और अरुण भाई बहन थे। वो अपने गरीब माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से उनके माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती थी। बड़ी बहन होने के नाते अब सारी जिम्मेदारियां सोनाली के ऊपर आ गई थी। आइए देखते हैं कि कैसे एक गरीब बहन अपनी ममता से अपने छोटे भाई को पालती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं और अरुण दोनों ही पढ़ने के लिए चले गए तो फिर घर में पैसे कैसे आएंगे? सोनाली ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त मीनल वहां जाती है। मीनल सोनाली के पड़ोस में ही रहती थी। सोनाली, कैसी हो तुम? क्या बताऊं मीनल, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अरुण के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। क्या? फिर तुम क्या करोगी? बस एक ही रास्ता है। जिन घरों में माँ झाड़ू पोछा करने जाती थी, अब वहां मैं जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अरुण को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। सच में सोनाली, तू अपने भाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रही है। हाँ मीनल, माँ पिताजी भी तो यही चाहते होंगे। अगले दिन से ही सोनाली अपना स्कूल छोड़कर घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है। वो सुबह जल्दी उठती, अपने घर का सारा काम करती, अरुण को उठाकर उसे स्कूल भेजती और फिर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और अरुण का स्कूल खत्म हो जाता है। अब उसे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना था। दीदी, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, मगर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अरुण, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। अरुण खुश होकर वहां से चला जाता है। तभी मीनल अंदर आ जाती है। उसने अरुण की सारी बात सुन ली थी। सोनल, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी कि अरुण का कॉलेज में दाखिला करा सके? पता नहीं मीनल, लगता है मुझे कुछ नए घर ढूंढने पड़ेंगे काम के लिए। सोनाली, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? मीनल, भला मैं अरुण को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? अच्छा ठीक है सोनाली, मगर तू ये घरों में काम करना छोड़ दे। मैं जिस फैक्ट्री में काम करने जाती हूँ वो बहुत बड़ी है, वहां पर बात करके देख। अगर तुझे वहां पर साफ सफाई का काम मिल गया तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया मीनल। किस्मत से सोनाली को उस फैक्ट्री में साफ सफाई का काम मिल जाता है और अगले दिन से सोनाली उस फैक्ट्री में काम करने लगती है। किसी तरह वो अरुण के कॉलेज की फीस भर देती है। जब अरुण के कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। तब वो घर आता है और सोनाली से कहता है, दीदी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह अरुण, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, वो एक बात और, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? अरुण घर के बाहर जाता है और फिर एक लड़की को लेकर अंदर आ जाता है। दीदी, ये प्रिया है, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जहाँ मेरी नौकरी लगी है, इसकी भी वहीं पर नौकरी लगी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है प्रिया, मुबारक हो। शुक्रिया दीदी। दीदी, मुझे प्रिया पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अरुण, मुझे प्रिया बहुत पसंद है। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई। ठीक है दीदी। प्रिया और अरुण बातें करने लगते हैं और तभी सोनाली नाश्ता लेकर आती है। दीदी, मैंने सुना कि आप लोगों के माता पिता की बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो फिर अरुण को आपने अकेले संभाला? हाँ, कुछ ऐसा ही है प्रिया। ओह, तो आप करती क्या है दीदी? वो दरअसल पहले मैं घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, पर कुछ समय पहले मैंने एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया ताकि ज्यादा पैसे आ सके और मैं अरुण के कॉलेज की फीस जमा कर सकूं। ये सुनकर तो मानो जैसे प्रिया चौंक जाती है। वो खड़ी हो जाती है। क्या? यानी कि आप घरों में नौकरानी का काम करती थी और आप अभी भी फैक्ट्री में झाड़ू पोछा कर रही हैं? अरुण, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहन फैक्ट्री में नौकरी करती है। हाँ, वो प्रिया। लेकिन प्रिया अरुण की कोई बात सुने बिना वहां से चली जाती है। अरुण गुस्से में अपनी बहन से कहता है, ये क्या क्या दीदी आपने? प्रिया को सब सच बता दिया। अरे हद होती है। क्या? अरुण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे झाड़ू पोछे के काम से शर्म आती थी, मगर इसी वजह से तुम पढ़ लिख सके और आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। बस करिए दीदी अपना भाषण, मुझे नहीं सुनना। और अब आप ये झाड़ू पोछे का काम छोड़ देंगी। मैं प्रिया को मनाकर वापस लाता हूँ। सोनाली को अरुण की बातों से बहुत दुख पहुंचता है और वो रोने लगती है। थोड़ी देर में अरुण प्रिया को वापस लेकर आता है। प्रिया, दीदी अब से वो सब काम नहीं करेंगी और घर पर रहेंगी और तुम्हारे घर वालों को ये सब बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी, वादा। मगर अरुण, तुम्हें ये सब छिपाना क्यों है? इसी की वजह से तुम पढ़ लिख सके। दीदी, मैं आज जो कुछ बना हूं अपने बलबूते से बना हूं, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, समझिए आप। और आप बस प्रिया के माता पिता के सामने वो सब कह दीजिएगा जो हम आपसे बोलें। सोनाली को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अरुण से कुछ नहीं कहती और उसकी और प्रिया की बात मान लेती है।
कुछ समय में प्रिया और अरुण की शादी हो जाती है और वो दोनों सोनाली के साथ घर में रहने लगते हैं। मगर प्रिया को सोनाली का साथ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन सोनाली मीनल से मिलने उसके घर जाती है। अरे सोनाली, इतने समय बाद, जब से तुमने नौकरी छोड़ी तुम तो दिखी ही नहीं। हाँ मीनल, वो घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। अरे तो प्रिया, वो कुछ नहीं करती क्या? नहीं, प्रिया और अरुण तो ऑफिस जाते हैं, फिर सारा काम मैं ही संभालती हूँ। और अब तो प्रिया को बच्चा भी होने वाला है ना, तो कुछ समय में काम बढ़ भी जाएगा। सोनाली, तूने इतने साल अरुण को संभाला, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और अब जब उसकी शादी हो गई है तब भी तू उसके बारे में ही सोच रही है। तुझे नहीं लगता तुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए? क्या तुम भी मीनल, अब मेरी शादी की उम्र नहीं। अरे सोनाली, अभी तो तुम सिर्फ 30 साल की हो, तुम्हारी शादी भी हो सकती है। नहीं नहीं मीनल, अगर मैं चली गई तो घर का ध्यान कौन रखेगा? उफ, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता सोनाली। खैर, मैं 1 महीने के लिए मनीष और बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है मीनल, फिर मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगी। सोनाली अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे प्रिया और अरुण की छुट्टी थी। प्रिया को सोनाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और शुरू से ही वो अरुण के साथ घर में अकेले रहना चाहती थी, और उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सोनाली को घर से भगा कर ही रहेगी। ये सोनाली तो घर से जाने का नाम ही नहीं लेती, न शादी कर रही है न कुछ और। अरे लेकिन अगर इसने शादी कर ली तो उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। ये तो पूरी की पूरी मुसीबत है। तभी अरुण प्रिया के पास आता है और कहता है, क्या हुआ प्रिया, क्या सोच रही हो? इस हालत में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरुण, अब बस बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी बहन को इस घर से निकाल दो। क्या? मगर क्यों? अब क्या हुआ? मैं चाहती हूँ इस घर में सिर्फ मैं, तुम और हमारा बच्चा रहे। तुम कब तक उन्हें बोझ की तरह पालते रहोगे? वो घर में बैठे बैठे आराम ही करती हैं, न कोई काम न कुछ। मैं अब उन्हें और नहीं झेल सकती। मगर अगर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया तब वो कहाँ जाएंगी? ये भी हम सोचेंगे क्या अरुण? अब आज तुम चुन ही लो, मैं या वो। नहीं नहीं प्रिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे। अरुण कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखते हैं तो पीछे सोनाली खड़ी थी और अरुण की बात सुनकर उसके हाथ से चाय की प्लेट नीचे गिर गई थी। वो बहुत दुखी हो जाती है और अरुण से कहती है, मुझे माफ कर दो अरुण। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिंदगी में बोझ हूँ। तुम्हें मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये बोलकर सोनाली तुरंत घर छोड़कर चली जाती है। अरुण उसे ढूंढने जाने लगता है, मगर प्रिया अरुण से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा ही हुआ वो खुद चली गई, अब तुम क्यों जाओगे उनके पीछे भला? अरुण प्रिया की बात सुनकर रुक जाता है, लेकिन तभी मीनल अरुण के घर आती है। सोनाली, सोनाली कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए दूसरे शहर की मिठाई लेकर आई हूँ। मीनल दीदी, वो सोनाली दीदी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? बाजार गई है क्या? नहीं नहीं, वो घर छोड़कर कहीं चली गई है, और हम भी यही चाहते थे। अरे सीधे सीधे बोलो ना। मीनल दीदी, हम कब तक उनका बोझ उठाते? इसीलिए हमने ही उन्हें जाने को कह दिया। अब हमें नहीं पता वो कहाँ गई। मीनल तो ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोझ? अरुण, वो तेरे लिए बोझ थी? अरे जब तू छोटा था और तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई तब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो घरों में काम कर सके और तुझे पढ़ा सके। सिर्फ मैं ही जानती हूँ उसे पढ़ने का कितना शौक था। तब अगर उसने तुझे भी बोझ समझा होता तो? ये सुनकर अरुण का सर शर्म से झुक जाता है। अरे उसने खुद शादी नहीं की और तेरी शादी के लिए पैसे जमा किए। उसने तुझे कॉलेज भेजा पढ़ाई के लिए, हमेशा तुझे आगे रखा। तेरी शादी होने के बाद भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगता था कि वो चली गई तो तुम और प्रिया अकेले कैसे घर संभालोगे, और इसीलिए उसने शादी का ख्याल भी मन में नहीं लाया और तुम लोगों को वही बोझ लगी। अरे अरुण, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि माँ समान थी। मीनल की सारी बातें सुनकर अरुण और साथ साथ प्रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें दीदी को ढूंढकर वापस लाना होगा। हाँ, अभी चलते हैं और उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। अरुण, प्रिया और मीनल सारे शहर में सोनाली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब क्या करे, पता नहीं सोनाली कहाँ गई होगी। कहीं उसने खुद को कुछ कर न लिया हो। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। तभी अरुण को कुछ याद आता है। हाँ, मैं समझ गया कि वो कहाँ होगी। जब भी वो बचपन में दुखी होती थी तो एक ही जगह जाकर बैठती थी और मैं उन्हें वापस लेकर आता था। अरुण जल्दी से जाता है और शहर के बाहर बने एक छोटे से पार्क में जाता है, और वो सही था। सोनाली वहीं पर एक सीट पर बैठी हुई रो रही थी। दीदी, दीदी। अरुण, तुम यहाँ? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए और वापस घर चलिए। प्रिया भी आपसे माफी मांगेगी। अब बस बहुत हो गया। अब आपको मेरे लिए जीने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपकी भी धूमधाम से शादी कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करनी? मैं कराऊंगा, और अब आपको भी खुश होने का पूरा हक है।
अरुण सोनाली को वापस ले जाता है और प्रिया उससे माफी मांगती है। कुछ ही दिनों में अरुण अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देता है।